साल इसी तरह गुजर गए थे। मेरी कोई खिदमत, कोई ताबेदारी उसे पसंद नहीं आई थी। वो पहले भी नाराज़ था, अब भी उखड़ा हुआ था। पहले भी मैं उसके लिए बेवक़्त थी, अब भी मेरी ज़ात उसके लिए बेमसरफ़ थी। फिर उन्हीं दिनों मेरे यहाँ सुंबुल पैदा हुई थी। उसकी पैदाइश से पहले मैंने बहुत से ख्वाब देखे थे कि शायद मेरी औलाद की रंगत सफ़ेद होगी। और सिर्फ ख्वाब ही नहीं, मैंने तो बहुत सी दुआएं भी मांगी थी। मुझे बेटा चाहिए था ना बेटी, मुझे तो जो भी चाहिए था खूबसूरत और सफ़ेद चाहिए था, अपने बाप की तरह। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं इसलिए अपनी औलाद को खूबसूरत चाहती थी ताकि उसे मेरे जैसे हालात का सामना करना पड़े, ना ही उसे धुतकारा जाए, उससे नफ़रत की जाए, ना ही उसका मजाक उड़ाया जाए। आप यही सोच रहे हैं ना? मैं जानती हूँ आप यही सोच रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैं अपनी औलाद को किसी और वजह से खूबसूरत चाहती थी। फ़ारूक को खूबसूरती पसंद थी। मैंने सोचा अगर औलाद उस जैसी खूबसूरत होगी तो वो उससे खुद ब खुद मोहब्बत करने लगेगा और फिर मेरे साथ उसका सलूक बदल जाएगा। ये सब सोचने में मेरा कसूर नहीं था। लोग यही कहते हैं कि औलाद तो अच्छों के दिलों को बदल देती है और खूबसूरत औलाद तो बाप की जान होती है ना। मगर सुंबुल बिल्कुल मेरी जैसी थी, वही सांवली रंगत, वही मामूली सी शक्ल। पहली बार तो मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं उस पर नज़र भी डालूं। वो मुझे इतनी आम सी लगी थी कि मेरे दिल में उसके लिए ममता का कोई जज्बा ही नहीं जागा। आखिर उसने अपनी शक्ल और रंगत की वजह से मेरे बहुत से प्लान तबाह कर दिए थे। मैं ये बाजी हार गई थी। उसे देखकर मेरा दिल चाहता मैं खूब ज़ोर ज़ोर से रोऊं। आखिर मेरा कसूर क्या था कि खुदा मुझे इस तरह के तोहफे दे रहा था। सुंबुल की पैदाइश पर किसी भी तरफ से जोश व खरोश और खुशी का इजहार नहीं किया गया था। उन्होंने किसी नाराज़गी का इजहार भी नहीं किया था, लेकिन फ़ारूक का रद्द अमल बहुत नॉर्मल था। सुंबुल उसके रवैये और ज़िंदगी में कोई तब्दीली लेकर नहीं आई थी और मेरे लिए भी इसकी आमद कोई बहुत बड़ी खुशी साबित नहीं हुई। सब कुछ बहुत आम और मामूल के अंदाज में होने लगा था। फ़ारूक कभी कभार सुंबुल को प्यार करता, उसे उठाता तो मुझे अपना वजूद दुनिया का कीमती तरीन वजूद लगता। बेकदरी और बेवकती का कोई एहसास बाकी नहीं रहता, मगर उसका प्यार बहुत आर्जी सा होता था। सुंबुल 1 साल की थी जब फुफ्फा का इंतकाल हो गया था और उनकी मौत के 3 माह बाद फ़ारूक ने दूसरी शादी कर ली। ख़ानदान में एक हंगामा बर्पा हो गया था। हमारे ख़ानदान में पहली बार किसी ने ऐसा किया था। मेरा भाई तो फ़ारूक को मारने पर तुल गया था और मेरे अब्बू ने फुफ्फो से सारे ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे। हालांकि इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं था ना। फ़ारूक ने उन्हें कुछ भी बताने या उनसे इजाज़त लेने की कोशिश ही नहीं की थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे मेरा रिश्ता मांगते वक़्त फुफ्फो ने किया था। हाँ, अलबत्ता उसने शादी से 1 हफ्ते पहले मुझे बता दिया था कि वो दूसरी शादी कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई होंगी, मैंने बहुत मिन्नत से माजिद की होगी कि वो ऐसा ना करे, या मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा होगा। नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं जानती थी कि दूसरी शादी तो उसे करनी ही है। मैं किसी तौर पर भी उसे रोक नहीं सकती थी। फुफ्फा के मरने के दूसरे दिन ही उसने मुझे शादी की रात अपनी कही गई बात याद दिला दी थी और मैं तब से इस इंतज़ार में थी कि वो कब दूसरी शादी करता है। मैंने किसी को नहीं बताया था कि 1 हफ्ता बाद फ़ारूक शादी कर लेगा। आप सोच रहे होंगे मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी, है ना? यही सोच रहे हैं ना आप? नहीं, मैंने कुर्बानी नहीं दी थी। मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं किसी को ये सब बता सकती। क्या आपको पता है, काली रंगत वाले लोग बहुत बुज़दिल, बहुत कम हिम्मत होते हैं। फिर वैसे भी सबको बताने से क्या होता था? शादी तो फ़ारूक ने हर सूरत करनी ही थी। मेरे घर वाले मुझे वापस ले जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि फ़ारूक मुझे तलाक दे दे या फिर अपनी दूसरी बीवी को।
خاندان میں ہر کوئی یہی چاہتا تھا، حتیٰ کہ میری پھپھو بھی۔ ہاں، اگر کوئی نہیں چاہتا تھا تو میں نہیں چاہتی تھی۔ میں پچھلے 3 سالوں سے مور کے پیر بن کر جی رہی تھی اور میں اس زندگی سے خوش تھی۔ آخر میں مور کا حصہ تو تھی۔ گھر چھوڑ کر جانا، طلاق لینا بہت آسان ہوتا ہے، مگر ماں باپ اور بھائیوں کے گھر رہنا، مطلقہ کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنے گھر والوں کے دباؤ اور ان کی ناراضگی کے باوجود میں گھر چھوڑ کر نہیں گئی۔ فاروق اگر کسی کو طلاق دیتا تو مجھے ہی دیتا، اور یہ بات میں جانتی بھی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سلسلے میں سوچنا شروع کر دے، سو میں نے صبر کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے صبر کیا ہوتا ہے؟ میں نے جب پہلی بار گلفشاں کو دیکھا تھا، یعنی فاروق کی دوسری بیوی کو، میں تو بس دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ بہت دیر تک میں اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پائی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں نے حسن کو مکمل طور پر دیکھ لیا ہے۔ پتہ نہیں فاروق اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ پھر اس روز سے میں یہی سوچتی رہی کہ اب میں کون سا طریقہ، کون سا حربہ استعمال کروں کہ یہ چھت میرے سر پر اور فاروق کا نام میرے نام کے ساتھ رہے۔ آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ میں نے کیا طریقہ اختیار کر لیا تھا، خدمت کا۔ پہلے میں پھپھو اور فاروق کی خدمت کرتی تھی، مگر اب میں نے گلفشاں کو بھی اپنے آقاؤں میں شامل کر لیا تھا۔ اس وقت میں ایک ایسے مالک مکان کی طرح تھی جس کا مکان تباہ کر دیا گیا ہو، مگر میں نے ملبے پر ماتم اور وویلا کرنے کے بجائے اس میں سے ان چیزوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا جو صحیح سلامت تھی۔ پھر اگلے روز میں ایک نئے جذبے کے ساتھ اٹھی تھی۔ میں نے ان دونوں کے اٹھنے سے پہلے ہی دونوں کے لیے بہت زبردست قسم کا ناشتہ بنایا تھا۔ نہیں، میں اور فاروق صرف چائے پئیں گے۔ گلفشاں نے بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ چائے بنانے لگی۔ فاروق صرف میرے ہاتھ کی چائے پیتے ہیں۔ میں نے اپنی شرمندگی اور خجالت مٹانے کے لیے کہا، چائے تو وہ میرے اور پھپھو کے ہاتھ کی بھی پی لیتے ہیں۔ اس نے بہت سرد سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، پینے اور پسند کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے چہرے کی سیاہی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا، مگر میں کچن سے باہر نہیں آئی، بلکہ مختلف چیزیں اٹھا کر اس کے پاس رکھتی گئی۔ پھر میں فاروق اور گلفشاں دونوں کے لیے سراپے خدمت بن گئی تھی۔ میں نے گلفشاں کو کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیا تھا، نہ ہی میں اسے کچن میں جانے دیتی تھی۔ میں سارا کام خود کرتی تھی۔ فاروق گلفشاں اور اس کے بچوں پہ جیسے جان چھڑکتا تھا۔ جب بھی گلفشاں کے ہاں اولاد ہوتی تو اسے مہنگے مہنگے تحائف دیتا، اس کے لیے سونے کے کنگن بنواتا تھا، مگر مجھے اور سنبل کو وہ اپنے ساتھ کسی پروگرام پر بھی لے جانا پسند نہ کرتا۔ میری بیٹی سنبل بہت ہوشیار تھی، بہت طاقتور، مضبوط تھی، کالی رنگت اور سانولی سی تھی، مگر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنانا جانتی تھی۔ وہ میری جیسی نہیں تھی، وہ واحد تھی جو مجھ سے محبت کرتی تھی، میرے کالے رنگ سے محبت کرتی تھی۔ جب سنبل بڑی ہونے لگی تو فاروق کی محبت سنبل کے لیے جاگنے لگی تھی، مگر سنبل اپنے باپ سے حسد کرتی تھی، بے تحاشا نفرت کرتی تھی۔ میں نے اس کی ایسی تربیت نہیں کی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں تب اس کے دل میں نفرت کا بیج بو دیا۔ ایک وقت آیا فاروق کو گلفشاں کے بچوں سے زیادہ سنبل سے محبت ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں اس کے کالے رنگ میں اسے اب کیا نظر آ گیا تھا۔ کالی رنگ کی تو میں بھی تھی، مگر وہ مجھ سے نہیں محبت کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا اسے سارے کالے رنگ والوں سے نفرت ہی ہوگی۔ عجیب بات ہے نا، وہ تینوں خوبصورت ہونے کے باوجود سنبل سے دبتے تھے۔ سنبل نے BA کر لیا تھا اور اس کالج میں ٹاپ کیا تھا۔ تبھی ایک بہت عجیب سی بات ہوئی تھی۔ میرے بڑے بھائی نے اپنے بیٹے سکندر کے لیے سنبل کا رشتہ مانگا تھا۔ مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ سکندر بہت خوبصورت تھا، انجینئر تھا۔ بھائی کے جانے کے بعد میں فاروق کے پاس چلی گئی۔ میں سکندر کے رشتے کے لیے ہاں کرنے سے پہلے اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ میری بات سنتے ہی بھڑک اٹھا۔
तुम होती कौन हो? उसकी शादी के बारे में फैसला करने वाली कमअकल औरत। क्या मैं मर गया हूँ जो मेरे होते हुए तुम खुद उसकी शादी के बारे में फैसले करने लगोगी? उसने मुझे बहुत बुरी तरह झाड़ दिया, मगर मैंने कुछ कहना चाहा, मगर उसने मेरी बात काट दी। मैं मुबैयन के बेटे के साथ उसकी शादी कभी नहीं करूँगा। मैं अभी तक वो हंगामा और तमाशा भूला नहीं हूँ जो उसने मेरी दूसरी शादी पर खड़ा किया था। और वैसे भी सुंबुल के बारे में फ़ायज़ा बाजी से 1 साल पहले ही मैं बात कर चुका हूँ। सुंबुल की शादी फ़ायज़ा बाजी के बेटे के साथ ही होगी। क्यों पापा? अम्मी कोई फ़ैसला क्यों नहीं कर सकती? और आपको क्या हक है कि आप मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरी शादी के बारे में कुछ तय करें? वो पता नहीं कब लाउंज में आ गई थी। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारे बारे में कुछ भी तय कर सकता हूँ। औलाद की ज़िंदगी के फ़ैसले करते हुए सिर्फ बाप का होना काफ़ी नहीं होता, और भी बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। वो धीमे और खुश्क लहजे में बोली थी। औलाद के लिए फ़ैसले बाप ही करता है, माँ क्यों नहीं कर सकती? क्या आप कल मुगीस और अपने दूसरे बेटों की शादी के लिए किसी लड़की का इंतखाब का इख्तियार अपनी दूसरी बीवी को नहीं देंगे? हाँ दूंगा, ज़रूर दूंगा, मगर तुम्हारी माँ फ़ैसला करने की अहलियत नहीं रखती। इसके पास ना शक्ल है ना अकल, ये हर लिहाज से मामूली है। मुझे लगा था उसने मेरी बेटी के सामने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा है। मेरे सामने दोबारा ये मामूली लफ्ज़ कभी इस्तेमाल मत कीजिएगा। जो खुद मामूली होता है वही दूसरों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। मुझसे पूछें, आप इस औरत के मुकाबले में मुझे कितने छोटे और मामूली से आम लगते हैं। मेरी माँ के पास ना शक्ल है ना अकल, आपके पास तो थी ना। अपनी सारी डिग्रियों और एजाज़ात को अपने ऑफिस के 10 मंजिला इमारत के बाहर रखकर जला दें। फारूक का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था और मैं सिकत्ते के आलम में थी। आपको ये औरत बदसूरत लगती है, काली लगती है और बेअकल लगती है ना? मुझसे पूछें मुझे ये औरत क्या लगती है? वो बात करते करते मेरे पास आ गई थी और फिर बहुत अचानक उसने मेरे गले में अपने बाजू डाले और बहुत नरमी से मेरा चेहरा चूम लिया। क्या आप यकीन करेंगे, ज़िंदगी में पहली बार मैंने उसका चेहरा सियाह होते हुए देखा। पहली दफ़ा मैंने उसकी आंखों में तारीकी देखी। पहली दफ़ा मैंने उसके वजूद को कपकपाते देखा। मैंने क्या नहीं दिया तुम्हें सुंबुल, क्या नहीं दिया मैंने? फारूक की आवाज़ किसी खाई सी आती लग रही थी। आपने मेरी माँ को क्या दिया है? मुझ पर एहसान ना गिनवाए, मैं मोमिना नहीं गुलफिशा हूँ। इसीलिए आप मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी तय करने की कोशिश ना करें। ये हक मेरी माँ का है और ये फ़ैसला भी वही करेगी। उसने जैसे बात ख़त्म कर दी थी। फारूक बेएतबारी के आलम में उसे देखता रहा था। फिर उसने मुझे देखा था और फिर वो झुके हुए कंधों के साथ लाउंज से निकल गया था। मैंने 23 साल में पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखे थे। खूबसूरत शख्स को रोते देखना कितना अजीब होता है ना? शायद आप सोच रहे होंगे कि उसके वो आंसू पछतावे के थे, या शायद आप सोच रहे होंगे कि वो आंसू तज़लील के थे, या शायद वो आंसू दुख के थे। नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। वो आंसू तो सुंबुल को खोने के थे। मैं जानती हूँ सुंबुल को ज़िंदगी में मेरी तरह घुटनों के बल घिसटना नहीं आता, मगर मुझे मेरे सारे इदराक, ये सारे कशफ 15 मिनट पहले ही तो हुए हैं और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। गुजरे हुए 23 साल का सोग मनाऊं या आने वाले सालों का जश्न, या फिर घुटनों के बल गिरकर खुदा का शुक्र अदा करूं कि उसने इस दुनिया में किसी एक इंसान के लिए तो मेरा वजूद, मेरी ज़ात गुलाफ़े काबा जैसा बनाया, सियाह और मुक़द्दस, और वो इंसान सुंबुल है। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? आप तो बता सकते हैं ना?